हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। सभी चैप्टर्स हमने सारा कंटेंट जो है आपके पास है। अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इनके। मोशन चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं सारे क्वेश्चंस उसके उनको कवर कर लेंगे यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में आपसे ये कहा गया है कि ये सिर्फ हाफ सर्कल ही ट्रेवल किया है। एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर। सपोज कर लेते हैं कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस यहाँ पर आर रहा होगा। व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इट कंप्लीट हाफ ए रेवोल्यूशन। जैसे ये कंप्लीट कर लेता है हाफ रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक आता है तो ये पूछा गया है कि जब यहाँ से यहाँ तक गया ये तो डिस्टेंस कितना रहा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। डिस्टेंस हमें पता है जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। अब एक्चुअल पाथ तो इसने ये जो सर्कल है इसके अलोंग यहाँ पर इसने ट्रेवल किया है। पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, लेकिन अब इसने सिर्फ हाफ सर्कल ही ट्रेवल किया है। इसलिए इसके लिए आ जाएगा आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आएगा आपका πr। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जहाँ से इसने स्टार्ट किया है और जहाँ पे इसने ख़त्म किया है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा इसका रेडियस, यानी इसका डायमीटर। आर प्लस आर, यहाँ पर जो इसका डायमीटर होगा वो 2r हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट जो है आपका ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द लीनियर मोमेंटम विल बी। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक बॉडी है जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। अब काइनेटिक एनर्जी जब दे रखी है वो 4 गुना हो जाए तो उस टाइम पर आपका जो मोमेंटम है वो कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी p = mv हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ m² v² अपॉन m। m² v², हमें पता है कि p = होता है हमारा mv। अगर दोनों स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो p² = m² = v²। m² v² की जगह हम p भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम p = यानी काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर p² और m² की जगह हम m² और v² की जगह हम p लिख देंगे। हाफ p² अपॉन m, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से k = हाफ ऑफ p² अपॉन m। अगर हम देखें अब यहाँ पर अब p निकालना चाहें यहाँ से तो p निकालेंगे तो क्या होगा, p = ये m इस तरफ चला जाएगा, ये 2 भी इस तरफ चला जाएगा। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2mk, ये स्क्वायर था p, यहाँ पर p देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर था और p का अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये रूट आ जाएगा। जब रूट आ जाएगा अब इसने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है k जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये 4 टाइम हो जाए। अगर इस k को हम 4k लिखें और रूट से बाहर निकाल दें उस 4k अगर अंदर आ जाएगा और 4 को अगर हम बाहर निकालें तो आ जाएगा आपका 2। इस केस में आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 ऑफ √2mk। ये जो √2mk है ये अंदर आ जाएगा एज इट इज़, और √mk की क्या था, p था हमारा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा p = 2p। तो जो मोमेंटम होगा वो आपका ट्वाइस हो जाएगा। आंसर नंबर 1 आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए एक बार आप। जो आपका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको हाफ mv²,
ये हमें पता है। मोमेंटम का भी हमें पता है, P इक्वल्स टू mv होता है। सो अब हमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम की टर्म में लिखना है, यानी P की टर्म में लिखना है। तो P की टर्म में लिखना है तो हम m और v दोनों यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मोमेंटम को इसके अकॉर्डिंग। सो जब m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा m स्क्वेयर v स्क्वेयर। ये देखिए यहाँ पर m स्क्वेयर v स्क्वेयर आ जाएगा। सो इस m स्क्वेयर v स्क्वेयर की जगह हम p पुट कर देंगे। सो अगर p पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा p स्क्वेयर, क्योंकि m v जो है p है तो m स्क्वेयर v स्क्वेयर की जगह हमें p लिखना पड़ेगा। सो इस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हो जाएगी, दोबारा एक बार इसको कर लेते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ p स्क्वेयर अपॉन m। अब यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें इस इक्वेशन से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी, देखिए क्या आएगी यहाँ पर। सो p आपका आ जाएगा रूट ऑफ क्या आ जाएगा आपका m टू m k। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो p की ये आ जाएगी। सो यहाँ पर ये कह रहा है ये जो k आपको दिया हुआ है इस k की वैल्यू 4 टाइम हो जाए तो क्या होगा। सो यहाँ पर 4 के लिख देंगे आप, और 4 के लिखेंगे तो जो 4 है उसको जब आप बाहर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है। सो p की वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पर p इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी 2 रूट ऑफ 2m k। अब आपको पता है जो रूट 2m k क्या होता है, ये p होता है, देखिए यहाँ से। सो इस रूट 2m k की जगह हम p लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली कि p इज इक्वल्स टू 2p। सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा p इक्वल्स टू 2p। सो हमारा जो मोमेंटम है वो ट्वाइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि व्हेन ए मूविंग व्हीकल डबल इट्स स्पीड, अगर कोई व्हीकल अपनी स्पीड डबल कर देता है तो उसको जो रोकने का जो डिस्टेंस है वो कितना टाइम बढ़ेगा। इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज बाय, यानी पहले अगर 40 की स्पीड से आ रहा था बाद में अगर वो 80 की स्पीड कर लेगा। सो इस केस में जो रुकने का उसका जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल 1 मीटर पे जाके वो रुक जा रहा था तो अब वो कितनी दूर जाके रुकेगा। सो हमें पता है वर्क डन, तो W इक्वल्स टू F इंटू एस, और ये हमें इक्वेट करना है काइनेटिक एनर्जी के इक्वलेंट हम इसको रखेंगे। सो एफ एस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ m v स्क्वेयर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पर v स्क्वेयर के। सो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। सो और v के स्क्वेयर के। सो अगर वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पर बताया है कि डबल हो गया है, यानी v की वैल्यू जो है आपकी v की वैल्यू जो है वो डबल हो गई। तो v की जगह हम रखेंगे 2। सो v का वैल्यू अगर 2 रखेंगे सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 4, क्योंकि v स्क्वेयर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। सो s जो है 4 गुना आ जाएगा। सो आंसर आपका यहाँ पर b आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड curves 1/3 of the distance with a velocity of 10 meter per second. The next 1/3 20 meter per second and the final 1/3 is 60 meter per second. The average velocity is. So average velocity हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। So average velocity हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट अगर आपको डिस्टेंस दे दिए गए हैं कि एक रास्ता था फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया।
S1, S2, S3। सो इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। सो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/1 अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। सो जब आप यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू रखेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा 3/1/6। अरे 6 जब ऊपर जाएगा सो ये हो जाएगा आपका 18। सो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा V = 18। सिंपल, V1 की जगह 10 लिखना है, V2 की जगह यहाँ पर हमें 20 लिखना है। 10, 20 एंड 30 इनका 10, 20 एंड 60 इन सब का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। 60 को जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 1/6 आ जाएगा। सो आंसर आपके पास 18 आ जाएगा। एकदम सिंपल बच्चा टाइप जो है कैलकुलेशन है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर नहीं जा रहे हैं। सो नेक्स्ट हम हमारा देख लेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिस्क्राइब द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक बार अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है सो उसके लिए हम एक बार दोबारा कर देते हैं, नहीं तो आप स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सो इस केस में हमने देखा है कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी रहेगी उसका फॉर्मूला होगा 1/V1 यानी कि 10 प्लस 1/V2 यानी कि 20 प्लस 1/60। सो जब आप सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा प्लस 3 प्लस 1। सो ये आपका आ जाएगा 10/60। 0 से 0 कट जाएगा, यानी अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/1/6, जो अभी मैंने आपको करके बताया था। 6 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 18 आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा यहाँ पर P 18। नेक्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिस्क्राइब इन न्यूटन थर्ड लॉ। जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था अगर हम किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी हमारे ऊपर भी फोर्स लगाती है, यानी कि यहाँ पर दो बॉडीज जो हैं वो कांटेक्ट में आती हैं जब यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ लगता है हमारा। सो इसके अंदर act on same body, act on different body in opposite direction, are unequal in magnitude but share identical vectors, balance each other out to zero net field। सो अभी हमने थर्ड लॉ को रिकॉल भी किया है तो हमने देखा है यहाँ पर कि जो आपकी जो दोनों बॉडी हैं एक्शन रिएक्शन वो जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। सो इसके अंदर आप यहाँ पर आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर बी रहेगा, क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे के, यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नाव के अंदर, नाव से अगर हम उतर रहे हैं, किसी बोट से हम उतर रहे हैं, तो जितना फोर्स हम उस बोट के ऊपर लगाते हैं उतना ही बोट हमारे ऊपर लगाती है। सो यहाँ पर दो फोर्सेस लगते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। सो फॉर्मूले को आप जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है रॉकेट प्रपल्शन। इसके अंदर ए रॉकेट प्रपल्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि क्या चीज़ कंजर्व रहती है इसके अंदर, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर तो आपको लोगों को पता ही है कि इसका लीनियर मोमेंटम आंसर है। सो इसके अंदर क्या होता है कि जितना जो है गैस पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जितना पीछे की तरफ गैस जितनी स्पीड से निकलेगी, दूसरा जो ऊपर का जो हिस्सा है रॉकेट का वो उतनी ही स्पीड से ऊपर जाता है। सो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। सो आपका आंसर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी v इज गिवन बाय। ये तो हमने अभी अभी ऊपर इतना अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो अगर कई बार काफ़ी आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, सो ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है। हमें पता है यहाँ पर इसका आंसर p इक्वल्स टू एम वी होता है, हमने अभी अभी किया है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम जो रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cricket fielder pulls his hands back while catching a fast moving ball to reduce the momentum अब ये किस लिए करता है? आपने देखा होगा कि जो विकेट कीपर रहता है वो एकदम हाथों को ऐसे पीछे लेके जाता है, या जब भी हम कैच करते हुए देखते हैं तो ऐसे हाथों को नीचे की तरफ लेके आता है। सो ये जो है आपका किस लिए यहाँ पर जो है हाथों को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, अगर जितना इसके लिए ये किस लिए, रिड्यूस द मोमेंटम डायरेक्टली, इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट टू मिनिमाइज द फोर्स एक्सर्टेड, डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट टू कैच इट क्विकली, या डी मैक्सिमाइज द स्ट्रक्चरल इम्पल्स। यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, अगर बॉल आ रही है और हम अपने हाथ पीछे लेते जा रहे हैं तो यहाँ पर उसका टाइम बढ़ ही रहा है जो हमारे पास आ रहा है। अगर हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। जितना टाइम यहाँ पर बढ़ेगा, हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा तो उतना ही इम्पैक्ट जो है टच होने जो फोर्स लगेगी वो उतना ही कम लगेगा। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा हमारा आंसर बी, इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट टू मिनिमाइज द फोर्स एक्सर्टेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं कि F इक्वल्स टू हमारा होता है डेल पी अपॉन डेल टी। तो T की वैल्यू अब देखिए, इस T की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अगर आपको ऐसे ही आप इस चीज़ को याद नहीं रख पा रहे तो हमारे पास एक और इक्वेशन भी हमने पढ़ा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालें यानी F इक्वल्स टू, अगर एम ए वाला फॉर्मूला भी अगर हमें ध्यान है तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फोर्स होगा। एक्सेलरेशन अगर हम इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन लिखें तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा t की वैल्यू होगी a की वैल्यू उतनी कम होगी, यहाँ पर भी फिर उतनी वैल्यू a की कम होगी। तो जितनी a की एक्सेलरेशन जितना कम होगा उतना ही कम आपको फोर्स लगेगा, यानी जितना टाइम बढ़ेगा कॉन्टैक्ट का उतना ही फोर्स यहाँ पर कम देखने को हमें मिलेगा। आगे बढ़ते, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है इसकी जगह अगर कुछ और भी पूछ ले कि कोई इंसान जो है गद्दे पे गिरता है या फिर मिट्टी के अंदर गिरता है तो उसको चोट कम लगती है, ठीक है, जिसमें भी टाइम बढ़ रहा है तो जहाँ पर चोट कम लग रही है, इम्पैक्ट कम हो रहा है, फोर्स कम लग रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि टाइम बढ़ रहा है और टाइम बढ़ने की वजह से यहाँ पर फोर्स घट रहा है। फोर्स घटेगा तो इम्पैक्ट हमेशा कम रहेगा। इस बात को आप हमेशा इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट टू मिनिमाइज द फोर्स एक्सर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a constant force acts on the object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds, raising its velocity from 3 meter per second to 5 meter from 7 meter per second. The magnitude of the applied force. ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर देंगे। जो हमने अभी ऊपर भी हमने इस चीज़ को लिखा है, आपने अभी देखा है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v इक्वल्स टू ए टी, ये हमने अभी पढ़ा है। यहाँ से हमने इस फॉर्मूले को निकाला है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा हमें 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 3, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। जब आप इस
इसको यहाँ से निकालेंगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 - 3 4/2। सो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से आया 2। हमसे पूछा है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/a। मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है 5 kg, तो 5 × 2 10। आपका आंसर यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। इस चीज़ में आई थिंक कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इनर्शिया क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सेकंड लॉ के अंदर भी, सॉरी फर्स्ट लॉ के अंदर, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो जो ये इसका स्टेट है, यानी रेस्ट में रहने का या मोशन में रहने का, इसको हम स्टेट भी बोलते हैं कि किस स्टेट में बॉडी, कोई बॉडी चल रही है किस स्टेट में, मोशन में है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस स्टेट में है, अभी वो रेस्ट में है। सो ये जो स्टेट में रहना किसी भी बॉडी का, जो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, वो किसकी वजह से होता है, यानी कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी आपकी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। तो ये जो इनर्शिया है उसको उसी स्टेट में बने रहने का, उसमें उसकी कौन मदद करता है, उसकी वेलोसिटी, उसका वॉल्यूम, उसका मास, उसका वेट। सो यहाँ से सीधा डायरेक्टली आपको आंसर पता चल रहा होगा कि जो मास है ये उसको हेल्प करता है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। कैसे, अगर मान लीजिए एक गोला है आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एक सर्कल है जो बड़ा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रहा होगा, तो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उसको रोकने में आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा उसकी स्टेट को चेंज करने में। अगर वो रेस्ट में है तो अगर आप उसको हिलाना चाह रहे हैं तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया मीन्स वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो जो मास है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इनर्शिया के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैसेंजर इज सीटिंग। सो इसमें ये जो हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा है, ये किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो कंसेप्ट है इसको याद रखें कि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, और जो मास है वो इसको हेल्प करता है उसी स्टेट में बनाए रखने के लिए। यानी जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा तो उसका रोकने में भी उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी और उसको हिलाने में भी, उसको मूव करने में भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 11। ए पैसेंजर सीटिंग इन ए moving bus is thrown forward when the bus suddenly applies brake. This is due to। अगर आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लिया आप आगे की ओर गिरते हैं, या फिर जब भी आप गाड़ी टर्न ले रही है तो गाड़ी लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही है तो आप राइट की तरफ झुक जाते हैं। सो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो कि आप किसी के अंदर बैठे हो, ब्रेक लग रहा है, आप आगे गए हैं या फिर एकदम से पीछे गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन बताता है आपको। सो जो आपका इनर्शिया, अभी हमने इनर्शिया को डिस्कस किया है। सो ये किसकी वजह से हो रहा है कि आपकी अपर बॉडी तो ऊपर जा रही है लेकिन नीचे वाली बॉडी नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली बॉडी है वो आपकी टच है बस के सरफेस से, बस की सीट से। सो नीचे वाला सरफेस तो उसके कांटेक्ट के होने की वजह से वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला सरफेस हमेशा ऊपर जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर बॉडी। सो आपका आंसर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है या कुछ और चेंज हो रहा है, तो इनर्शिया का यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिया था। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 5 kg ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए सेम हाइट इन ए परफेक्ट वैक्यूम, विच बॉडी रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी बॉडी यहाँ पर आपसे जो ग्राउंड पे पहले गिरेगी। सो ये हमने पढ़ा है कि जो बॉडी है, जो ग्रेविटेशन है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर वो जितना आप ऊपर से नीचे की तरफ आएगी आपकी बॉडी, अगर वहाँ पर एयर नहीं है, अगर आप वैक्यूम में अगर आप एक पंख को और एक बॉल को एक साथ गिराएंगे तो वो एक टाइम पर ही दोनों नीचे आके टच करेंगे।
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर वैक्यूम आपसे पूछ लिया है, वैक्यूम आपको सिचुएशन दे दी है, यानी कि एयर नहीं है अब, और ग्रेविटेशन के अंदर क्या होगा, बोथ रीच एट सेम टाइम। सो इस बात का याद रखेंगे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए आपको ग्रेविटी का फॉर्मूला भी G=G m/r, जो एंटायरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आप कहीं ये सोचिए ये m क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने जो ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर किए थे, अगर आपने वो पढ़ लिए हैं तो इन क्वेश्चंस को तो आप काफ़ी आसानी से कर देंगे। और एक ग्राफ का क्वेश्चन आना जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का या एक टीचर का मान लीजिए कंसेप्ट चेक करने काफ़ी आसान होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर काफ़ी इजीली दे देंगे। आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, इसका जो स्लोप है वो बताइए, आपको क्या बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी थी। स्लोप आपको अगर याद हो, वो होता है चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y2। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब आपको डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, इस चीज़ को आप वैसे भी याद रख सकते हैं। जब डिस्टेंस और टाइम आपको दिया होता है, सो यहाँ से आप अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो वेलोसिटी लिख देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस लिखा है तो यहाँ पर आप स्पीड लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। DST डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसकी जगह आप वेलोसिटी लिख देंगे। और स्लोप क्या होता है, स्लोप आपको ये बताता है कि इसका झुकाव जो है, ये जो आपको ग्राफ दिया होगा, इसका झुकाव कितना ज़्यादा होता है। सो स्लोप आपको बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, आपको स्पीड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी बताएगा। इस चीज़ का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको वेलोसिटी दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ जा रही थी, तो ये जो इसके अंडर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपको क्या बताएगा। सो यहाँ पर हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो एरिया अंडर द ग्राफ और एक होता है स्लोप। तो जो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ है, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो आपको उसका जो स्लोप होगा वो आपको देगा वेलोसिटी, और जो स्लोप होगा VT का वो आपको देगा एक्सेलरेशन। इस चीज़ को एक बार दोबारा आप नोट बना लेंगे, याद रख लेंगे। जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। दूसरी चीज़ आपसे पूछ लेता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो एक VT का भी हो पूछ सकता है आपसे, और एरिया अंडर द ग्राफ आपको AT से भी पूछ सकता है। तो VT ग्राफ जो है आपको उसके थ्रू आपको मिलता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। सो इस बात का याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपका आंसर होगा, आंसर C, ठीक है। सो इन 4 चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। स्लोप चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। सो जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो आपको देगा वेलोसिटी। अपने हाथ से अपना नोट बना लेंगे इसको, जैसे भी आप लिख रहे हैं इस चीज़ को, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप शॉर्टकट में नोट्स बनाएंगे, इन 4 चीज़ों को काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे कि स्लोप क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा। जैसे ही आप आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, सो इस चीज़ को सबसे पहले ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि
पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। अब आते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा आपको, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको देगा डिस्टेंस, और जो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। सो इस चीज़ को याद कर लेंगे, ये है आपके एरिया अंडर द कर्व। इन चीज़ों को दोनों को ध्यान रखेंगे, 100% अपने नोट बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। So 15th question, if the distance time graph of an object is straight line parallel to the time axis it implies that। so अब तो आप एकदम आसानी से इस चीज़ को बता देंगे। अगर आपको एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पर और इस ग्राफ के अंदर आपको बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस से, टाइम हमेशा यहाँ पर होगा आपका एक्स एक्सिस पे, दूसरी चीज़ आपकी हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। टाइम ऑलवेज कम्स ऑन एक्स एक्सिस, इस बात का याद रखिए। तो अब आपको कह दिया कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, इस लाइन पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, इस पे टी दिया है। अगर ये कह रहा है कि ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये देखिए यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ ये लाइन एकदम पैरेलल है। सो पैरेलल है तो बताइए ये चीज़ आपको क्या बता रही है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर ये चीज़ ऊपर नीचे होती तो ये चीज़ चेंज होती, ये लाइन तो चेंज ही नहीं हो रही है। सो यहाँ पर हमें एकदम साफ पता चल रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्सटीन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग ए स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड टुवर्ड द राइट इंडिकेट्स। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दे दिया है, क्या हो गया इसको, सो अब आपको एक ग्राफ दे दिया है, अब आपको एक ग्राफ दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी दे दी है, यहाँ पर टाइम दे दिया है, स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट, ये आपको ऐसे ग्राफ दे दिया। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर हम जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी आपकी डाउन आती जा रही है, कम होती जा रही है। सो बॉडी यहाँ पे डी एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो इसका आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते ही बता देंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A racing car accelerates from 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds along a straight track. Its uniform acceleration is। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन को गलत कैसे कर देंगे आप, डायरेक्टली यहाँ पर 72 माइनस 18/10 कर देंगे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमेशा जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ना भूलें। सो जैसे आपको यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे
18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका ध्यान रखेंगे। अब इसको रब करेंगे क्योंकि हम, दूसरा है 72 किलोमीटर पर आवर। सो 72 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। सो अब आपके पास आ गई है 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को जब आप यहाँ पर रखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इक्वल्स टू v-u/t, काफ़ी बार कर चुके हैं तो आज हम याद रहेगा आपको। जो फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 आई थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 5 आई थी, टाइम हमें 10 सेकंड दिया गया है, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को तो ज़रूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। अब ये कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन सी चीज़ बता रही है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे। सो जो ए बस स्लोइंग डाउन, यानी कि यहाँ पर चेंज हो रही है स्पीड। ए सैटेलाइट मूविंग इन स्टेबल सर्कुलर, यानी कि एक बॉडी है जो एकदम सर्कुलर जो है पाथ है उसके ऊपर घूम रही है अर्थ के चारों तरफ। थर्ड आपको दिया है स्टोन फॉलिंग फ्रीली, एक स्टोन है जो ऊपर से गिर रहा है नीचे की तरफ गिरता आ रहा है। और थर्ड है ए कार वेइंग थ्रू हैवी ट्रैफिक जाम, यानी ट्रैफिक जैम के अंदर तो आपको पता है गाड़ी की स्पीड कभी तेज़ हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। सो इसका एकदम इजी आंसर है यहाँ पर आपके लिए, आंसर बी हो जाएगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। जब एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरेगा तो आपको पता है उसकी स्पीड बढ़ती आएगी। या एक स्टोन को आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी उसकी स्पीड नीचे जब आप थ्रो करेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ऊपर जाएंगे फिर वो कम हो जाएगी। सो 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। इनमें से डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कौन सा एकदम सही है। इट कैनॉट बी जीरो, क्या ये कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। अगर एक सर्कल के ऊपर एक जगह से आप स्टार्ट हो और दोबारा आप उसी जगह पर अगर आप पहुंच जाएं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर आप दोबारा पहुंच जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन यही होंगी। यही इनिशियल है और यही फाइनल है, कोई आपकी दूरी है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमें इसकी डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ ये हो सकता है, अगर आप एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और एक्चुअल डिस्टेंस भी यही है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल हो गए। सो ये हो सकता है कि इक्वल हो या फिर कम हो, ये कभी नहीं होगा कि वो ज़्यादा हो गया है या फिर ज़ीरो नहीं हो सकता। सो ये आपका आंसर या नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, हो गए। सो ओडोमीटर ऑफ ए कार मेजर्स, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में डिफरेंस होता है। सो स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताएगा और ओडोमीटर आपको हमेशा डिस्टेंस बताएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सो आई होप आप सभी ने जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा और इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले, आप उसको ज़रूर बता पाएंगे। जो हमने वीडियोस किए थे उसके अंदर हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस की थी, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे और हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। सो इनकी स्लोप और एरिया अंडर द कर्व, इन सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लें। और जो एप्लीकेशंस की थी कि फर्स्ट लॉ से हम किस चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड लॉ से हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो तीनों लॉ की एक्सप्लेनेशन भी आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में डाल लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।